हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 9th और 11th के 3 चैप्टर के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 जिसका नाम है जलवायु, तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानसून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसून के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। इसमें सत्य पूछा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही हैं। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। परिभाषा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, बिल्कुल सही है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। दूसरा, जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक विशाल क्षेत्र की मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग है, ये भी आपका क्या है, सत्य है। तीसरा, मौसम तथा जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं, बिल्कुल ये आपका सही है। इसमें भी आपका सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। व्याख्या देखते हैं। कथन पहला सत्य है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में कई बार बदलती है। कथन दूसरा सत्य है, जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि यानी 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन से हैं आपका? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं, दोनों के तत्व। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु को भी मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट, भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वर्षण यानी वर्षा की प्रादेशिक विविधता के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। हिमालय में जो वर्षा होती है ये आपका हिमपात के रूप में होती है, ठीक है, सही है। दूसरा, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न बना है, ठीक। तीसरा है, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, ये गलत है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व नहीं, पूरब से पश्चिम घटती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु के आरंभ यानी अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। तीसरा कथन आपका गलत है। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400 सेंटीमीटर, जबकि लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक पूछा है इसमें। तो आपका अक्षांश से प्रभावित होती है जलवायु, बिल्कुल सही है। समुद्र से दूरी, ये भी सही है। वायु दाब, ये भी सही है। देशांतर गलत है। और तुंगता, ऊंचाई, ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सी इसमें देशांतर नहीं होगा, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, तुंगता यानी ऊंचाई तथा उच्चावच लक्षण। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तीसरा, भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता उजागर होती है। ये भी आपका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून और भारत का आर्थिक सामाजिक जीवन दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। मानसून और भारत का आर्थिक सामाजिक जीवन दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हैं। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे संपूर्ण वर्ष खेती की जा सकती है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। भारत में कृषि समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। अगला, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण ही यहाँ के भोजन, आवास और वस्त्र में विविधता उजागर होती है। ये पॉइंट सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन इसमें पूछा है। पहला, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं उपस्थित हैं। बिल्कुल आपका क्या है, ये सही है। दूसरा है, भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। ये आपका गलत है। तीसरा, भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल आपका पहला सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केवल पहला कथन सत्य है। कर्क रेखा देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। अतः भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे कथन दूसरा असत्य है। क्यों? भारत का दक्षिणी भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण पूरे वर्ष ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, न कि उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तीसरा कथन आपका असत्य है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भारत के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय से संबंधित यहाँ पे दिया है। पहला है, हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा है, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ये भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है।
यह ऊंची पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश से रोकती है। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। ठीक है, इसलिए हिमालय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 ज्योग्राफी में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है तथा शीतकालीन रात के तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। अगला, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में यहाँ पे दिया है। तो पहला कह रहा, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होते हैं। ये आपका गलत है। ये आपका कैस्पियन सागर से नहीं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा ये। दूसरा है, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केवल आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभों का प्रवेश पश्चिमी जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें दो भागों में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के ऊपर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? तो जेट प्रवाह के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर दिया गया विवरण जेट प्रवाह से संबंधित है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है। ITCZ के बारे में दिया है। ठीक है, पहला है, यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो यह आपका क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। यह भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय जलवायु को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें आपका दिया है एल नीनो, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। पश्चिमी जेट बिल्कुल सही है। तिब्बत का पठार ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन आपके सत्य हैं। उपयुक्त सभी कारक आपके जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 3 या 4 साल बाद प्रकट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा एवं बाढ़ जैसी मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां से? तो आपका पेरू के तट के पास से। ठीक है, इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। पश्चिमी जेट धाराओं के कारण भारत में जाड़े के मौसम में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। अगला है, तिब्बत का पठार संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप में दबाव प्रणाली के परिवर्तन का प्रमुख कारण है, जिसके कारण इसका भारतीय मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, भारत में मानसून के प्रस्फोटन यानी फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? मानसून के फटने के लिए जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी जेट प्रवाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून
प्रस्फोट यानी फटना कहते हैं। पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मानसून के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, मानसूनी पवनें नियमित पवनें होती है, नहीं, गलत है ये। दूसरा आपका, भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है, ये आपका गलत है। तीसरा है, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, ये आपका सही है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। केवल तीसरा सही है। देखते हैं, पहला कथन असत्य है, क्योंकि मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। भारतीय मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। दूसरा कथन भी आपका गलत है, क्यों? भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय अवदाब जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भाग में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। कथन आपका तीसरा सत्य है। मानसूनी पवनों के द्वारा सबसे पहली वर्षा द्वीपों पर होती है, यानी भारतीय द्वीपों पर होती है तथा मानसून की वापसी भी क्रमशः आपका दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अगला बढ़ते हैं, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा ये कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में दोनों मिलती हैं। मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है, इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट, मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण है। मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र हैं, ठीक है, इस कारण जो है यहाँ पे वर्षा कम होती है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनों को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं, अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा कराती हैं। पश्चिमी घाट के पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं, इससे यह पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्रों में नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या है? तो पहला कह रहा आपका तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता, बिल्कुल सही है। या दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का तट वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है, इसके लिए दो उत्तरदायी कारक हैं। पहला आपका है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा है तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा की वृष्टि छाया में स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानसूनी वर्षा के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला करा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, बिल्कुल सही है।
दक्षिण पश्चिम से जो आपका वर्षा प्राप्त होती है आपका क्या होती है, मौसमी वर्षा होती है। ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। बिल्कुल आपका करेक्ट है। चौथा मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, केवल आपका चौथा असत्य है। मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान नहीं है बल्कि असमान है। 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर एवं इससे अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानसून के विच्छेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी गलत कथन पूछा, ध्यान रखिएगा इसको। पहला, उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता। बिल्कुल आपका सही है ये। दूसरा है पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है। ये आपका गलत है, इसमें गलत ही पूछा है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केवल आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है। जैसे उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा सत्य हो जाता है। तीसरा, इसमें राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल में निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोकता है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन इसमें पूछा है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका ये। दूसरा, लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। केवल आपका पहला सही है। पहला कथन सत्य है, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का विवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवृत्त हो जाता है। दूसरा कथन असत्य है, लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जलवाष्प कहां से लेती है, बंगाल की खाड़ी से लेती हैं और फिर तमिलनाडु में बारिश कराती हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में वर्षा होती है। आ गया प्रश्न तमिलनाडु में वर्षा, तो आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। यह मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप से लौटने लगती हैं तब वे बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का दक्षिणायन होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है, अर्थात मानसून पीछे हटने लगता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट, कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट है। कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसून के निवर्तन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निवर्तन यानी मानसून के पीछे हटने से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं। करा शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले
उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो किस महासागर में? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान सागर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न, एक मिनट, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवातीय निम्न दाब से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन चक्रवाती तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। इससे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। अगला है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के प्रमुख कारण क्या है? इसमें आपका पहला दिया है समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थिति, बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसूनी पौने, गलत है ये। तीसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, ये भी आपका क्या करेक्ट है। पश्चिमी विक्षोभ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा इसमें आपका सही है। देखिए, इसके 3 कारण होते हैं कि ठंड ज्यादा पड़ती है। उत्तर भारतीय राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, अर्थात सर्दी में अधिक ठंड और गर्मी में मौसम में अधिक गर्मी। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषता के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, पहला, इसमें शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है, ये आपका गलत है। दूसरा, आपका इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, ये आपका क्या है? बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा है, शीत ऋतु में उत्तरी मैदान विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवाती विक्षोभ से प्रभावित होते हैं, ये भी आपका क्या है? सही है। इसमें पूछा क्या है? असत्य पूछा, ध्यान रखिए, इसमें गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तापांतर का अर्थ क्या होता है? तापांतर का अर्थ है ताप में अंतर। शीत ऋतु में तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण में बहुत ही कम बदलाव आता है। भारत के उत्तरी मैदानों तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। इस समय इन क्षेत्रों में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कथन दूसरा सत्य है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम रहता है। तीसरा कथन आपका है, तीसरा सत्य है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह एक विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पछुआ पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के संबंध में सत्य है? अब तक पूछा था शीत ऋतु के बारे में, अब इसमें यहाँ दिया है ग्रीष्म ऋतु के बारे में। पहला है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, ये आपका गलत है। दूसरा है, भारत के उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के
केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है, बिल्कुल आपका सही है ये। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान कम होता है, ये आपका क्या है, करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण क्या होता है, तापमान कम होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें सही है। देखिए पहला कथन आपका असत्य है। भारत में गर्मी के महीनों में तापमान उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर ना बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, तटों से भीतर की ओर, क्योंकि तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई होती हैं। दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी आती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रवाह के कारण तापमान क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित हैं? पहला आम्र वर्षा, आम के लिए बिल्कुल सही है। फूलों वाली बौछार कहवा के लिए बिल्कुल सही है ये भी। और तीसरा है काल वैसाखी, चाय पर्सन, ये भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। सभी सुमेलित है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध तूफान। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ये आपका क्या होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए इसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है। अगला आपका काल वैसाखी। असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम से लगाया जा सकता है। चाय पटसन व चावल के लिए ये पौने अच्छी हैं। असम में इस तूफानों को बोडोई चीला कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है, बोडोई चीला कहा जाता है इसे। लू की बात करें, उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म व पीड़ादायक पौने हैं। कौन सा, लू। इन सब के बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत बनता है। अगला है, भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? भारत में किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? ठीक है, पश्चिमी घाट में बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कोरोमंडल तट, नहीं। उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में बिल्कुल सही है। मेघालय की पहाड़ियों में, ये तो सही है। ऑप्शन क्या हो जाए, बी इसका राइट आंसर हो जाए। 1, 3, 4 ऑप्शन बी। भारत में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। अगला, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपका लद्दाख में, और कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, पूर्वी राजस्थान नहीं होगा, पश्चिमी राजस्थान। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों विशेष रूप से आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच क्या होती है, वर्षा होती है। आगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें पूछा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में यहाँ पे दिया है, इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है एग्जाम में। आपकी बार भी बना था बीपीएससी टीआरई 2 में। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार यानी एडब्ल्यू प्रकार की ये जो जलवायु प्रदेश है, तो ये आपका कोरोमंडल, तो ये गलत है। दूसरा है अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु यानी BSHW प्रकार की जलवायु, पश्चिमी राजस्थान, बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा आपका ध्रुवीय प्रकार, जिसे ई प्रकार कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश, ये सही है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के विभिन्न प्रकार इस प्रकार है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रकार AW प्रकार की, ये एग्जाम में आपकी बार बना था प्रश्न। इस प्रकार की जलवायु कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है, इसलिए पहला सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु यानी BSHW। इस प्रकार की जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा आपका ध्रुवीय प्रकार की जलवायु E। इस प्रकार की जलवायु जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, इसलिए आपका तीसरा सही था। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, ऑप्शन बी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एस प्रकार की जलवायु, तो आपका शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। एस प्रकार कहाँ पे? तो आपका ये तमिलनाडु कोरोमंडल तट। AMW प्रकार के कहाँ पे? लघु शुष्क ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। गोवा और पश्चिमी तट पर कौन सी जलवायु? तो AMW। और अगला है आपका DFC, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु से कहा जाता है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला BWHW, गर्म मरुस्थल राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में यह पाई जाती है। अगला है CWG, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेश में यह पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, CWG। अगला चैप्टर है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला है वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं। इसे कैसे वनस्पति कहा जाता है? इसे ऑप्शन सी, अक्षत वनस्पति कहा जाता है इसे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। जब वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर स्वतः विकास करती है या उगती है, तो उसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वह अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए उन्हें क्या कहता है? कहा जाता है विदेशज पौधे कहा जाता है। अगला है वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारण। वनस्पति की विविधता का इसमें कारण पूछा है। पहला करा मृदा में विविधता, बिल्कुल आपका क्या है? सही है। दूसरा करा तापमान में अंतर, ये आपका सही है। नदियों के जल की मात्रा में अंतर, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा ये करेक्ट है। वनस्पतियों की विविधता के प्रमुख कारण, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं जो कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का आधार है, जैसे मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भूभाग का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मैदान एवं तटीय क्षेत्र की वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। वनस्पतियों की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बने थे। पहला है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, नहीं पूर्वी ढाल पर नहीं, पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है ये। अरावली पर्वत श्रृंखला में, गलत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहां अत्यधिक वर्षा होती है वहां ये पाए जाते हैं, तो ये आपका सही है। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, ना कि पूर्वी ढाल पर। ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, इसलिए आपका दूसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। नहीं, ये आपका जहाँ पे ज्यादा तापमान होता है, ज्यादा बारिश होती है, वहां पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये वन विरल होते हैं। नहीं, ये वन कैसे होते हैं? सघन होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वहां ये पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं, जहां भूमि में झाड़ियां और बेलें होती हैं। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर क्या होते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं? आपका रोजवुड, महोगनी, आबनूस और सिनकोना इसके उदाहरण है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ वन पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे क्या क्या कहा जाता है? मानसूनी वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अगला है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, आपकी बार पूछा गया था कि चंदन जो है किस प्रकार की वनस्पति है। ये आपका ज्योग्राफी बीपीएससी तैयारी 2 6 to 8 में पूछा गया था, ज्योग्राफी में ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती है ना, है, ठीक है, शुष्क नहीं है, आर्द्र। ऑप्शन सी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरपात प्रदेशों, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। यानी कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर कौन से? ये आपका पर्णपाती वन। सागौन इन वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। बांस, चंदन, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत ये सब जो है कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। आगे एग्जाम्पल से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। शुष्क पर्णपाती वन के बारे में दिया है। पहला है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वनों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन से पौधे आते हैं? इसमें आपका तेंदू आता है, पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड इत्यादि इसमें आते हैं। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा तेंदू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। बिल्कुल क्या है? सही है। जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पे ये क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पड़ रहित होते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पड़ रहित होते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां कौन सी हैं? बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ी इत्यादि जो है इनके प्रजातियां हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में
बदलाव आता है। बिल्कुल सही है, ऊंचाई बढ़ेगी तो आपका जो है वनस्पति में बदलाव आएगा, सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। बिल्कुल आपका ये करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट आपका, हिमालय पर्वत क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? करा ऊपर से नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का क्रम पूछ रहा है इसमें, तो कौन है? तो आपका पहले हो जाएगा पर्णपाती वन, फिर उसके बाद हो जाएगा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद शीतोष्ण, उसके बाद आपका लाइकेन घास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा प्रदेशों की ओर देखते हैं, उसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा प्रदेश तक में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपात पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर इस क्षेत्र में कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घासें भी उगती हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे आपका मॉस व लाइकेन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और बालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया है। कथन ए है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है। गलत है, दक्षिणी ढाल में अधिक वनस्पति पाई जाती है, ना कि उत्तरी ढाल में। ठीक है, गलत हो जाएगा ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिणी ढाल पर क्या होती है? अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति भी अधिक होती है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा यानी कारण आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी गलत है और आर सही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है एवं उत्तरी ढाल शुष्क होते हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। पर्वतीय वन पूछा यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में नहीं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में सही है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4। देखिए, दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। पर्वतीय वन के बारे में आप पूछ रहा है, ठीक है। पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत में ये पाई जाती हैं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनके समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। अगला, भारत में 16 वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, अन्नामलाई पालनी पहाड़ियों पर ये पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान कैसे, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ये, और किस नाम से जाना जाता है? इसे 16 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में आपका मग्नोलिया, रायलर, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत की पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती हैं और समुद्र तल से लगभग आपका 1500 मीटर है। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले वाले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अतः नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 वन के नाम से जाना जाता है।
और ये शीतोष्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव वन के बारे में दिया है, पहला है मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्र में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, बिल्कुल सही है। ये पूछा गया प्रश्न है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव तटीयवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। अगला, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है? मैंग्रोव वनस्पति के विकास में कौन से कारक इसमें पूछ रहा आवश्यक है? लौड़ी दलदल, बिल्कुल सही है। ये आपका जो है दलदल में होते हैं, सही है। उसके बाद आपका ज्वारी संकरी घाटी, तो ये सकरी घाटी, ये भी सही है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वर्षा, ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। और पंक मैदान यानी कीचड़ मैदान, ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति लौड़ी दलदल, ज्वारी संकरी घाटी, पंक मैदानों और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती हैं। वर्षा की मात्रा मैंग्रोव वनस्पति के विकास के साथ कोई क्या इसका सीधा संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वन तो आपका कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, इनके डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्र विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 7% है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित है। इसके अलावा ये वन महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। हालांकि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वानिकी को इसमें पूछ रहा है, कौन परिभाषित करता है? तो इसमें आपका पहला दिया है किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना, नहीं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वनों का विकास करना, ये भी गलत है। अगला है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण, ये आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। सामाजिक वानिकी में जो है किसे शामिल किया गया, पूछा गया प्रश्न है, तो आपका ये हो जाएगा शहरी वानिकी, इसमें शामिल किया जाता है। ग्रामीण वानिकी सही है, और इसमें आप क्या हो जाएगा? फार्म वानिकी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थली इसमें नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है आपका, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। पूछा गया प्रश्न है ये। अगला है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, शहरों और उसके इर्द गिर्द निजी व सामाजिक जगहों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है ये। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ लगाते हैं, ये आपका सही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रामीण वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रामीण वानिकी के बारे में दिया है। पहला, कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है, बिल्कुल सही है। सामुदायिक कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं सी। दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके में भी पूछा जाता है ये। वन्य प्राणी अधिनियम, वन्य प्राणी अधिनियम कब आया था? ये 1972 में, सही है। प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट हाथी, ये आपका 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, बिल्कुल ये करेक्ट है।
इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, बस ध्यान रखिएगा। वन प्राणी अधिनियम ये आपका कब आया था, 1972 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो किससे मान्यता प्राप्त है, तो ऑप्शन ए जैवमंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायो स्फीयर रिजर्व को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैवमंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। अगला, भारत का पहला जैवमंडल निश्चय कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बायोस्फीयर कौन सा है, ऑप्शन डी नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नीलगिरी जैवमंडल निश्चय में शामिल है। कौन सा क्षेत्र जो है बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर में आता है, तो ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धवानी पहाड़ी सभी आते हैं इसके अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किन जैवमंडल निश्चय को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा किसको मान्यता प्राप्त है, तो ये सभी को प्राप्त है। इसमें नंदा देवी को भी, नीलगिरी को भी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में कुल 18 जैवमंडल निश्चय है जिसमें आपका 10 को जो है यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। टोटल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 10 को मान्यता प्राप्त है। नीलगिरी, सुंदरवन, नोकरेक, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी और अचानक कमार, अमरकंटक और अगस्तमलाई, ये सब क्या है, 10 के नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, जैवमंडल निश्चित दिया और राज्य दिया है, बायोस्फीयर और राज्य दिया है। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड। नोकरेक कहाँ पे है, ये मेघालय में है। डिब्रू सैखोवा ये असम में है। और अगस्त्यामलाई कहाँ पे है, ये आपका केरल तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है इसमें। अला, नीलगिरी जैवमंडल निश्चय का विस्तार किन राज्यों में है। नीलगिरी जैवमंडल मंडल का विस्तार किस राज्यों में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में है, केरल में है और कहाँ पे, कर्नाटक में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोकरेक जैवमंडल निश्चय मेघालय के निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, करा किसका हिस्सा है, तो आपका गारो पहाड़ी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गारो। अगला, संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है, तो ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला है, नंदा देवी जैवमंडल निश्चय के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला कह रहा है, यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इन जैवमंडल निश्चय में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। ऑप्शन सी, नंदा देवी कहाँ पे है, किस राज्य में, उत्तराखंड में है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है इसमें। सुंदरवन जैवमंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है, बिल्कुल ये आपका क्या है, करेक्ट है ये। दूसरा, सुंदरवन जैवमंडल निश्चय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो, कहा ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। सुंदरवन जैवमंडल निश्चय पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा, बंगाल टाइगर। स्वयं को यहाँ के लौड़ी और ताजा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। भौंकने वाले मृग यहाँ पाए जाते हैं, भौंकने वाले मृग भी पाए जाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सुंदरवन का नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्षों की बहुलता के कारण इसका नाम पड़ा। और शेर जैसे पूंछ वाले बंदर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका नीलगिरी जैवमंडल में पाए जाते हैं। अगला है,
वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिया है और राज्य दिया है। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बनते हैं। गुंडी ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। बांदीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में। रणथंभौर राजस्थान में। संजय गांधी महाराष्ट्र में है। ठीक है, सभी इसमें सुमेलित हैं एक दूसरे से। अगला है, अगला चैप्टर है मृदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? मृदा निर्माण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा उच्चावच, वनस्पति, जलवायु, समय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या करते हैं? मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगला, निम्नलिखित में कौन से मृदा के घटक हैं? कौन से मृदा के घटक पूछ रहा है इसमें, कौन से हैं? तो आपका खनिज है, ह्यूमस है, जल है, वायु, ये सब क्या है? मृदा के घटक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली कक्षा में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, साइंस में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, मृदा की विभिन्न परतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जंगल से संयोग ऊपरी परत का संस्तर में होता है। ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ये किसमें होता है? का में होता है, का परत में। दूसरा आपका, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है। ये आपका क्या है? सही है। जो सबसे नीचे होती है वो सबसे पहले बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहां हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संस्तर कहा जाता है। का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल के संयोग से यह होता है। खा संस्तर की बात करें तो खा संस्तर का संस्तर तथा गा संस्तर के बीच संक्रमण का खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी बीच का होता है ये। ठीक है। खा गा की बात करते हैं। गा संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में होती है, अर्थात इस परत का निर्माण पहले होता है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। अगला है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? सभी को पता होगा, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है तथा सबसे उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, जिसे कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन इसमें पूछा है। पहला है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। ये आपका डेल्टा और किसमें? नदी घाटियों में पाई जाती है। सही है ये। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है? बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान तक फैली हुई हैं। समानता इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। पोटास अधिक होता है, फास्फोरस कम होता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से इस मृदा का विकास होने के कारण अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें खनिज विविधता भी अधिक होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। इस प्रकार की मृदा पर प्रायः गहन कृषि की जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की 2 भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी को क्या कहते हैं? उसे बांगर कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा को रीगुर कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
किस मृदा को रेगुर कहा जाता है? तो आपको काली मृदा को रेगुर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है और ये कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? ये दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है। इसमें आपका महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित है? काली मृदा से पूछ रहा है कौन सी विशेषता? काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। ये अब क्या है? बिल्कुल सही है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में आपका चूना, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहा की टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग क्या होता है? काला होता है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण है। लाल मृदा लाल क्यों होती है? तो ऑप्शन डी, इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड यानी मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्र में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मृदा के बारे में आपके पूछा भी था प्रश्न। पहला है, यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल सही है। इसमें सत्य नहीं पूछा है, यानी गलत कथन पूछा है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं। बिल्कुल सही है। ये मृदा प्रादीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही। ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती हैं। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियां हैं। लेटराइट मृदा में वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक शेष बचे रह जाते हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की क्या होती है? कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद्य और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से आपका प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। ये मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मेघालय में पाई जाती है। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए तो लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? लवणीय मृदा में पूछ रहा किसका अनुपात अधिक होता है? तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी का होता है। ऑप्शन डी। लवण मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहा जाता है। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये क्या होते हैं? अनुर्वर होते हैं, यानी उपजाऊ नहीं होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। अगला, लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं। दूसरा, डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं का विकास को बढ़ावा मिलता है।
तो इसमें आपका दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। अगला, भारत के संचित भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लौड़ी हो रही है। खरा, जो सिंचित यानी ज्यादा सिंचाई जो की जाती है उसके कारण जो है भूमि क्या हो जा रही है, लौड़ी हो रही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अति सिंचाई की वजह से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले उपजाऊ क्षेत्रों में जलोढ़ मृदाएं भी लौड़ी होती जा रही हैं, जिसका प्रमुख कारण है अति सिंचाई। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई किसका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। हालांकि इसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो जिप्सम का ऑप्शन डी। निम्न में से कौन से पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल कौन सा, तो ऑप्शन बी, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है। मृदा अवकर्षण क्या है, तो ऑप्शन ए, मृदा की उर्वरता में ह्रास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृदा अपर्दन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पवन और जल मृदा अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक हैं। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपर्दन होता, बिल्कुल सही है। और नलिका अपर्दन समानता तीव्र ढालों पर होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये, अवनालिका अपर्दन से हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी इसके लिए बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। अला, मृदा अपर्दन के दुष्प्रभाव इसमें पूछा है। पहला कह रहा है, नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी आती है। ये क्या है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ये। नदी घाटियों के आसपास क्षेत्रों में बाढ़ आना, बिल्कुल सही है। मृदा की उर्वरता में कमी, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में मृदा अपर्दन की समस्या किससे संबंधित है। तो आपका किससे पूछ रहा, किससे संबंधित है, तो झूम कृषि और क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन। यानी झूम कृषि में भी कि वृक्षों को कटाई की जाती है और वनोन्मूलन वृक्षों की कटाई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं। मृदा संरक्षण में कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है, तो ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, बिल्कुल सही है। अति चराई को नियंत्रित करना, सही है। स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। उपयुक्त सभी कथन आपके बिल्कुल इसमें सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें इतने ही प्रश्न थे। इसके आगे की वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नों को करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।